हेलो। हम पढ़ रहे हैं कोरिलेशन और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने समझ लिया था मीनिंग, टाइप्स एंड डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन। अपने नोट्स ओपन कर लीजिए और लिखने के लिए रेडी हो जाइए मेरे साथ साथ और हम लोग समझेंगे भी। चलिए लेट अस स्टार्ट। मेथड्स टू फाइंड कोरिलेशन, मेथड्स टू एस्टिमेट कोरिलेशन। तो कोरिलेशन को निकालने के तीन तरीके होते हैं जो कि काफी मशहूर है। पहला तरीका है स्कैटर्ड डायग्राम। स्कैटर का मतलब होता है बिखरा हुआ। तो उसमें क्या करेंगे, जो डॉट्स होंगे, पॉइंट्स होंगे, उनको देखेंगे बिखरे हुए कैसे लग रहे हैं वो, और उससे हम पता लगाएंगे कि कोरिलेशन कैसा है। स्कैटर्ड डायग्राम। आज की वीडियो में हम लोग स्कैटर्ड डायग्राम को ही अच्छे से सीखेंगे। नेक्स्ट है कार्ल पियर्सन्स। अब कार्ल पियर्सन एक स्टैटिस्टिशियन थे, उन्होंने इस मेथड को बनाया था तो उनके नाम से ही मेथड बना दिया गया, मेथड का नाम उनके नाम पे ही रख दिया गया। लास्ट है स्पीयरमैन मेथड। अब ये भी एक स्टैटिस्टिशियन थे, इनका भी एक डिफरेंट मेथड है, इसको रैंक डिफरेंस मेथड भी कहते हैं। तीन मेथड है। चलिए बाकी जो सेकेंड और थर्ड मेथड है उन पे आज हम फोकस नहीं करने वाले हैं। लेट अस फोकस ऑन स्कैटर्ड डायग्राम। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्योंकि यहाँ पे डायग्राम है। डायग्राम्स आर ऑलवेज इंटरेस्टिंग एंड इजी। सो इट इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ कोरिलेशन। oops graphical presentation of correlation। और क्योंकि ये ग्राफ है, इट इज फाउंड बाय प्लॉटिंग द शेड्यूल ऑन ग्राफ पेपर। हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे एंड एनालाइजिंग द डायरेक्शन एंड क्लोजनेस ऑफ डॉट्स। जो भी हम पॉइंट्स बनाएंगे उनकी डायरेक्शन देखेंगे, वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और वो कितने क्लोज हैं। तो हम ये दो चीजें देखते हैं। आपको इन दो चीजों को ध्यान रखना है। जब भी ग्राफ बनाओगे आप दो चीजों पर ध्यान देना, डायरेक्शन और क्लोजनेस ऑफ डॉट्स। अभी आपको बहुत बड़ी तरह समझ आने वाला है। मान लेते हैं आपको कुछ एक स्केड्यूल गिवन है और बहुत ही सिंपल होता है इसको प्लॉट करना, आपने पहले भी प्लॉट करा होगा। लेट अस से आपको कुछ इस तरह से दो चीजें गिवन है, एक्स और वाई, और आपको कुछ डेटा इस तरीके से गिवन है। आपको गिवन है 1, 10, 2, 20। मैं बिल्कुल सिंपल ले रहा हूं, मैं लीनियर ले रहा हूं इस पहले केस में। आप समझ रहे होंगे यहाँ पर, क्योंकि मैं बिल्कुल कांस्टेंट प्रोपोर्शन से इंक्रीज कर रहा हूं, है ना। फिर ये ग्राफ पेपर आप लोग यहाँ पे रखोगे एक्स, यहाँ रखोगे वाई, यहाँ रखोगे ओरिजिन, फिर यहाँ पे एक्स पे बनाओ 1, 2, 3, 4, 5 इक्वल इक्वल बनाना, फिर यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50 लिखना। ठीक है, इस तरीके से जैसे आप नॉर्मली ग्राफ को प्लॉट करते हो, यहाँ पर आपके इस तरीके से 5 पॉइंट आ जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, और ये स्ट्रेट लाइन में आएंगे क्योंकि ये आपका लीनियर कोरिलेशन है, उसको प्लॉट करें तो स्ट्रेट लाइन में आ रहा है। सो जो आपका ये ग्राफ बनेगा, यहाँ पे आप लाइन को ड्रॉ कर भी सकते हो और अवॉइड भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको ये शो करने के लिए कि स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, यहाँ पे लाइन बना देता हूँ। सो ऐसे कोरिलेशन हम लोग कहते हैं परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन। ये पॉजिटिव है, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपका ग्राफ ऐसा बनता है कभी भी एग्जाम में, तो ये आपका कौन सा कोरिलेशन होगा? परफेक्टली पॉजिटिव। और यहां पर r इज इक्वल टू क्या होता है? +1। ठीक है, देन अगर आपने कोरिलेशन का ग्राफ बनाया, इस बार आपका ग्राफ बन रहा है नीचे इस तरीके से, स्ट्रेट लाइन में बन रही हैं डॉट्स। कितनी भी डॉट हो सकती हैं, 2, 3, 4, 5, जो भी क्वेश्चन दे रहा है आपने उसको प्लॉट करा और कुछ इस तरीके से आपकी डॉट्स बन रही हैं, तो ये हो जाएगा आपका परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन। परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन। नाउ आप एक चीज पे ध्यान दीजिएगा,
कि जितने भी परफेक्टली या फिर इवन पॉजिटिव कोरिलेशन वाली चीजें होती है ना, जैसे इसका एग्जांपल है प्राइस और सप्लाई, जहां पर भी पॉजिटिव कोरिलेशन होता है पूरी इकोनॉमिक्स में, पूरी स्टैटिस्टिक्स में और बाकी सब्जेक्ट्स में भी, जहां पर भी आपकी ऐसी चीजें चल रही हैं कि जो एक एक वेरिएबल बढ़ रहा है, दूसरा वेरिएबल बढ़ रहा है, तो वहां पे ग्राफ हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग बनता है। इसका लॉजिक ही बहुत सिंपल है। अब जो चीज मैं लिख रहा हूं आप इसको मत लिखिएगा। देखो यहां पर हमारा एक आइटम है और ये दूसरा वेरिएबल है, दो वेरिएबल। अब जब पहला वेरिएबल बढ़ रहा है तो ऊपर जा रहा है, दूसरा वेरिएबल भी बढ़ रहा है तो भी वो राइट में जा रहा है, तो तभी तो ग्राफ ऊपर की तरफ बन रहा है। आप लॉजिक समझो इसका। इसलिए हमेशा जो भी डायरेक्ट कोरिलेशन वाली चीजें होती हैं, या आप कह सकते हो पॉजिटिव कोरिलेशन वाली चीजें होती हैं, उनका ग्राफ हमेशा ऊपर बनता है। नेगेटिव कोरिलेशन का लॉजिक देखो, यहां पर एक वेरिएबल, पहला डॉट हमने ऐसा बनाया, अब यहां पर क्या हो रहा है, जब एक वेरिएबल कम हो रहा है तो दूसरा वेरिएबल बढ़ रहा है। समझ पा रहे हो ना? यहां पर ये देखो, ये यहां से यहां पर कम हो रहा है तो दूसरा वेरिएबल बढ़ रहा है। फिर और वैल्यू कम हो रही है तो एक वेरिएबल की वैल्यू कम हो रही है, दूसरे की बढ़ रही है। आप समझ पा रहे होंगे कि ये नीचे की तरफ क्यों बनता है। जितने भी इनवर्स रिलेशनशिप वाले ग्राफ्स होते हैं इकोनॉमिक्स में, जैसे डिमांड का ग्राफ हो गया, प्राइस और डिमांड, वो सारे ग्राफ ऐसे बनते हैं। और यहां पर आर की वैल्यू क्या होती है, यहां पर आर की वैल्यू होती है -1। ओके, देन ये हो गया परफेक्टली पॉजिटिव और परफेक्टली नेगेटिव। इसका स्केड्यूल अगर आप बनाओगे तो वो भी इजीली आपको समझ आ जाएगा। एक चीज को बढ़ाना, दूसरी चीज को कम करते जाना, बिल्कुल प्रोपोर्शन में। और हम अभी इसके क्वेश्चंस भी करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। आपको ग्राफ प्लॉट करना है, ग्राफ ऐसा बन रहा है तो वो परफेक्टली नेगेटिव है। परफेक्टली में इंपॉर्टेंट क्या है, स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए चीजें। देन कम्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो यहां पर आपका पॉजिटिव कोरिलेशन है। अब पॉजिटिव कोरिलेशन में क्या होता है कि ग्राफ जो होगा वो आपके डॉट्स ऊपर की तरफ बनेंगे। तो उसमें क्या करना है आपको, यहां पे ना ग्राफ लेकिन स्ट्रेट लाइन में नहीं बनेंगे। तो ग्राफ लेटर से आपके डॉट्स कुछ ऐसे बन रही हैं, ये देख रहे हो आप, स्ट्रेट लाइन में नहीं बन रही है, आपने डॉट्स बनाई हैं, ये डॉट्स सारी कुछ इस तरीके से आ रही हैं, बट ये स्ट्रेट लाइन में नहीं आ रही हैं। तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। या फिर इसका एक और एग्जांपल ये हो सकता है, डॉट्स कुछ ऐसी आ रही हैं, दोनों ही ये पॉजिटिव कोरिलेशन ऊपर की तरफ जा रही हैं। अगर आप पहली वाले उसमें देखोगे, अब मेरे साथ ये लाइन आप बना सकते हो, ये अगर इसके बीच में लाइन बनाते हैं, सारे पॉइंट से कनेक्ट नहीं कर रही है, बट ये ऐसी लाइन है जो कि सारे पॉइंट्स के बीच में जा रही है, मतलब ये लाइन एवरेज बता रही है सबका। यहां पे भी एक ऐसी लाइन बनाते हैं तो ऊपर की तरफ जा रही है लाइन, ये मतलब एक एवरेज लाइन जा रही है जो कि सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रही है। तो पहले वाले ग्राफ में जो लाइन है वो डॉट्स के काफी पास है, ये डायरेक्शन इसकी आपने देखी ऊपर की तरफ है तो ये पॉजिटिव है। और जो क्लोजनेस देखो पॉइंट्स की, सारे पॉइंट्स क्लोज हैं काफी एक दूसरे के, तो इसको कहेंगे हाई पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव है वो भी ज्यादा। जो सेकंड वाला ग्राफ है वो लो पॉजिटिव है, क्योंकि वो भी पॉजिटिव है, डायरेक्शन तो ऊपर की तरफ है, बट वैल्यूज दूर दूर है, पॉइंट्स दूर दूर है, क्लोज नहीं है। अब यहां पे r इज इक्वल टू कितना होगा वो पता नहीं चल सकता। ये पता चल सकता है कि r 0 से लेके 1 के बीच में है, क्योंकि वो पॉजिटिव है, बट ये नहीं पता चल सकता कि r एग्जैक्टली कितना है। ये स्कैटर डायग्राम के एक प्रॉब्लम में लिमिटेशन है कि यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव में r की एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं चल सकती है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए r इज बिटवीन 0 to 1, बस ये पता चल सकता है। और जैसे हमने अभी पॉजिटिव समझा, बिल्कुल इसी की तरह नेगेटिव भी हो जाता है। नेगेटिव कोरिलेशन में डॉट्स स्ट्रेट लाइन में नहीं आएंगी, नीचे की तरफ आएंगी बट स्ट्रेट लाइन में नहीं होंगी। जितनी भी क्वेश्चन आपको वैल्यूज देगा उतनी डॉट्स बनाना, आपको क्लियरली आइडिया लग जाएगा। ये हो जाएगा आपका हाई नेगेटिव और राइट वाला है आपका लो नेगेटिव। दोनों ही
नेगेटिव है, बट फर्स्ट वाले में वैल्यूज पास पास हैं, डॉट्स पास पास हैं, इसलिए वो हाई है। यहां पर r इज बिटवीन -1 to 0। और अगर मैं इन पे अगर लाइन बनाऊंगा एक, जो कि इन सबको पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगी, जो बीच में से जाएगी इनके, तो कुछ ऐसे बनेगी, कुछ इस तरीके से। जो ये लाइन है, इस लाइन को हम लोग कहते हैं लाइन ऑफ बेस्ट फिट। इसको हम लोग कहते हैं लाइन ऑफ बेस्ट फिट। ये शो कर रही है कि एक एवरेज लाइन जो कि सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये लाइन और ये लाइन और राइट में भी जो है उनको कहते हैं लाइन ऑफ बेस्ट फिट। काफी आसान है, आपको प्लॉट करना है डायग्राम और देखना है डायग्राम कैसा दिख रहा है। और अगर आपका डायग्राम बिल्कुल ही एक अनोखा डायग्राम है जिसका आपस में कुछ लेना देना ही नहीं है, आपने पॉइंट्स प्लॉट करे हैं और आपका पॉइंट्स कुछ इस तरीके से जा रहे हैं, आपको कुछ डायरेक्शन ही नहीं दिख रही है, उसमें समझ ही नहीं आ रहा है कि पॉइंट्स किस तरह से जा रहे हैं, कुछ रिलेशन नहीं दिख रहा है पॉइंट्स का, तो आप उसको लिख देंगे देयर इज जीरो कोरिलेशन या फिर नो कोरिलेशन। और यहां पर आर क्या होता है, आर होता है 0। आई होप आपने मेरे साथ साथ नोट कर लिया है और आपको समझ भी आ गया है। इन सब ग्राफ्स में आप ओरिजिन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लिख दीजिए। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपको हमेशा लिखना चाहिए। नाउ इसका एक हम क्वेश्चन भी करेंगे, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देन a line is drawn that passes through scattered points so that it represents most of these points. Such a line is known as line of best fit. Next and last part of scatter diagram, इसके फायदे क्या होते हैं, नुकसान क्या होते हैं। तो बहुत आसान है, अगर आपको कभी भी किसी चीज का फायदा निकालना हो ना स्टैटिस्टिक्स में, तो आप ऐसे सोचा करो। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमेशा फायदे नुकसान में जाती हैं। जैसे एक होता है इजी, तो या तो ये फायदे में जाएगा या नुकसान में जाएगा। इजी फायदा हो जाएगा, डिफिकल्ट है तो नुकसान हो जाएगा। एक होता है टाइम कंज्यूमिंग, है ना, और टाइम कंज्यूमिंग भी मतलब अगर है तो नुकसान हो जाएगा, और टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, टाइम सेविंग है तो वो फायदा हो जाएगा। और कुछ ऐसी चीजें और भी होती हैं, जैसे इजी टू अंडरस्टैंड एक ऐसा पॉइंट है, नॉट अफेक्टेड बाय या फिर अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज भी हर जगह पर आता है। तो आपको जब क्वेश्चंस करते जाओगे ना आपको समझ आ जाएगा। एक है क्वांटिटेटिव, ये तो पूरे स्टैटिस्टिक्स में ही लिमिटेशन है। कोई भी स्टैटिस्टिक्स में बहुत ही रेयर चीजें ऐसी होती हैं जहां पे क्वांटिटीज, जहां पे क्वालिटी चीजें आ जाती हैं। तो जहां पे भी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं, वहां पर जो भी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स आते हैं स्टैटिस्टिक्स में मोस्टली चीजें इग्नोर होती हैं। जैसे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को आप नंबर से मेजर नहीं कर सकते हो, तो उसका स्टैटिस्टिक्स में यूज थोड़ा सा कम होगा। तो ये स्टैटिस्टिक्स की लिमिटेशन ही है, तो वो भी लिमिटेशन में आ जाएगा। यहाँ पर कुछ चीजें लिखी हैं, जैसे सबसे पहली चीज है इजी टू ड्रॉ। काफी लॉजिकल बात है, बहुत बढ़िया है ये, इजी टू अंडरस्टैंड। देखते ही समझ आता है ग्राफ कैसा है यार, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको एक ग्राफ दिखा क्लियर हो जाएगा। नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, ये भी एक सही बात है, मैं इसको एक्सप्लेन भी करता हूं अभी। आई विल एक्सप्लेन दिस। नॉट अ क्वांटिटेटिव मेजर, इसका मतलब है कि यहाँ पर हर केस में आर शो नहीं होता है, और यहाँ पे मतलब क्वांटिटी में आंसर नहीं आ रहा है, फॉर्मूला नहीं है इसका। तो वही वाली बात है, हर चीज का फायदा हर चीज का नुकसान है। और डज नॉट शो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये भी वही वाली बात है कि यहाँ पर आर शो नहीं हो रहा है। तो सॉर्ट ऑफ एक तरीके से सिमिलर पॉइंट्स हो गए डीमेरिट में दोनों। जहां पे मैंने स्टार लगाया मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पे एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट क्यों नहीं होता है। लेट अस से मैं एक स्कैटर डायग्राम बना के बताता हूँ, आप बताना कि वो कौन से टाइप का कोरिलेशन शो कर रहा है। कुछ ऐसा है, ये कौन सा कोरिलेशन शो कर रहा है। तो इसका ठीक आंसर है कि ये पॉजिटिव कोरिलेशन शो कर रहा है, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है इस तरीके से। तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन शो कर रहा है।
तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो ये एक्सट्रीम वैल्यू है, ये एक्सट्रीम एक वैल्यू है, तो इससे कोरिलेशन पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, तब भी एक एक्सट्रीम वैल्यू से भी हमारा कोरिलेशन ऑलमोस्ट सेम रहता है, हम पहचान जाते हैं कि किस तरह का वो कोरिलेशन है। तो यही वो पॉइंट यहाँ पे बताना चाह रहा है कि इट इज नॉट अफेक्टेड बाय एनी एक्सट्रीम वैल्यू। तो अगर कोई एक वैल्यू बहुत ही अजीबोगरीब आ जाती है तो भी आइडिया लग जाता है। और ये जो हमारी लाइन है ग्रीन वाली, दिस इज लाइन ऑफ बेस्ट फिट। आई होप आपको समझ आ गया है कि कोरिलेशन किस तरह से हम लोग प्रेजेंट करते हैं थ्रू स्कैटर्ड डायग्राम। एक क्वेश्चन करते हैं इसका और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं आपको क्वेश्चन बैंक शो करता हूं। ये है क्वेश्चन बैंक, इसमें 3 क्वेश्चंस हैं और हम एक क्वेश्चन करेंगे। लेट अस अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 4। आप इसको खुद भी अटेम्प्ट कर सकते हो, आपको इन तीनों क्वेश्चंस पे अटेम्प्ट करना है, बट स्टिल एक बार मैं क्वेश्चन नंबर 4 आपको करवा देता हूं। प्राइस और आपको एग्रीगेट डिमांड गिवन है, तो इसको हम प्लॉट करेंगे ग्राफ पर। एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली आपको इसके लिए ग्राफ नहीं मिलेगा, टीचर इतने अच्छे नहीं होते हैं कि वो आपको ग्राफ दें। अगर मिलता है तो बहुत बढ़िया, नहीं मिलता है तो वो ऐसे परेशानी वाली बात नहीं है, आप बिना ग्राफ के भी कर सकते हो। तो इसको कैसे करेंगे आप, नॉर्मली एक बड़ा सा जिससे आपको क्लियरली पता चले चीजें कैसे चल रही हैं, आप एक ग्राफ बनाइए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ओरिजिन के साथ। तो हमें प्राइस और एग्रीगेट डिमांड गिवन है। एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है पूरे इंडिया की डिमांड। तो प्राइस को रख लेते हैं हम लोग वाई एक्सिस पर, एग्रीगेट डिमांड को रख लेते हैं एक्स एक्सिस पर। जो भी क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन है, आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से करने हैं। और हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, तो 4 तो अभी मेरे साथ साथ ही कर लो। स्कैटर डायग्राम में हमने प्राइस में वैल्यू लिखनी है 10, 12, 16, 19, 22, 26। नाउ यहाँ पर मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मैंने बना दिया है और यहाँ पे मैंने वैल्यूज भी लिख दी हैं। एंड अब इनको प्लॉट करना है। प्लॉट करना बिल्कुल आसान होता है। जब प्राइस 10 है तो एग्रीगेट डिमांड है 100, प्राइस लो 10, यहाँ पर प्राइस आ गया 10 और एडी हो गया 100। तो बेसिकली इस तरीके से यहाँ पे एक डॉट आ गई। फिर नेक्स्ट 12, जब प्राइस है तो हमारी क्वांटिटी हो गई 90, प्राइस को थोड़ा सा ऊपर करो 12 और क्वांटिटी हो गई 90। इसी तरीके से सब चीजों को प्लॉट करते हैं। नाउ मैंने इन ग्राफ्स को प्लॉट कर लिया है और कुछ इस तरह से ग्राफ्स बन रहे हैं। ये क्लियरली इसके लिए एक हम लाइन ऑफ बेस्ट फिट भी बना देते हैं। कुछ इस तरीके से लाइन जा रही है इन सबके बीच में से। तो थोड़ा बहुत अगर आपका लाइन इधर उधर भी है तो चलेगा। ये एक अप्रोक्सीमेशन लाइन होती है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सो इसका नाम लिख देते हैं यहाँ पे लाइन ऑफ बेस्ट फिट। थोड़ा सा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, टीचर को लगेगा कि यार हाँ ये तो क्या बात है भाई, लाइन ऑफ बेस्ट फिट नाम भी लिखा है, गजब। और ये कोरिलेशन कैसा है, तो हम यहाँ पे फाइनल आंसर लिख देते हैं। क्वेश्चन ने बोला था स्कैटर डायग्राम बनाओ और ये बताओ कौन सा कोरिलेशन है। इट इज अ नेगेटिव कोरिलेशन और ये हाईली नेगेटिव मेरे को लग रहा है। सो इट इज अ हाई नेगेटिव कोरिलेशन, क्योंकि डॉट्स काफी पास हैं एक दूसरे के लाइन के, तो इट इज अ हाई नेगेटिव कोरिलेशन। तो ये हो गया इसका आंसर। अब इसी की तरह आपको 2 क्वेश्चंस और अटेम्प्ट करने हैं और वो 2 क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड 5। तो अब तक हम कवर कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक सारी चीजें, ये भी हमने क्लास में कर लिया है। चलिए गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। फिर मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।